नमस्कार सर। आज आप सभी का क्लासिक कोमल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनको मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, हर कोई इनको जानता है। 38 सालों का इनका अनुभव रहा है खुफिया एजेंसी में, और इन्होंने माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन विजिट्स एंड के ऊपर बुक्स भी लिखा है। तो सर, सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बुक्स के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और अगर हम इनसे बात करने बैठेंगे तो हमारे पास मुद्दे कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनके पास आंसर्स की कभी कमी नहीं होगी। तो इसी के साथ हम छोटा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। और सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज रूस, अमेरिका, चीन, तीन महाशक्तियों के आगे भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, तीन महाशक्तियां तो है, लेकिन भारत की आज पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। चाहे मिलिट्री लगा लीजिए, चाहे इकोनॉमिक लगाइएगा, चाहे हमारी डिप्लोमेटिक पावर है। और हमारी डिप्लोमेटिक पावर रिफ्लेक्ट करती है पीएम मोदी का विजन। और इसीलिए वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री हमको पूछती है, जानती है, और उस हमारी एडवाइस लेना चाहती है, हमसे बात करना चाहती है, हमसे दोस्ती करना चाहती है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और हमारे पास बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया के साथ। इंडिया इस टाइम पे मेडिसिन बना रहा है, बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, और आज इंडिया एक उभरती हुई शक्ति है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि हमारी जो प्रोग्रेस चल रही है आईएमएफ के हिसाब से इंडिया इस टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। और इसलिए वर्ल्ड हमको पूछ भी रहा है, हमारी कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया के साथ एफटीए का एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर, जैसे पीएम मोदी ने कहा था, आज वार का टाइम नहीं है, आज टाइम है बिजनेस का, जी, इकोनॉमी का, और इसी पे इंडिया काम कर रहा है। इसीलिए हमको पूछा जा रहा है। जी, जैसा आजकल F-35 विमान के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, तो इस विमान की बिक्री के पीछे ट्रंप प्रशासन की रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है, जो F-35 विमान है ये सिर्फ नाटो कंट्रीज के पास है, और 1 साल से ज्यादा इस टाइम पे F-35 पूरे वर्ल्ड के अंदर है। टेस्टेड फाइटर जेट्स है, 5th जनरेशन के है, बेस्ट वर्ल्ड के अंदर इनके बारे में कहा जाता है। और सरप्राइज तब हुआ जब पीएम मोदी गए थे यूएस के अंदर, और ट्रंप ने इंडिया को ऑफर किया F-35 विमान, तो इंडिया भी भौचक्का रह गया। क्योंकि इससे पहले टर्की को उन्होंने इस विमान को देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा टर्की एक नाटो का मेंबर है, क्योंकि टर्की के पास S-400 मिसाइल है, लेकिन इंडिया के पास भी S-400 मिसाइल है। और तब भी यूएस हमको ये वेपन दे रहा है, क्योंकि उसको पहले डर था कि अगर जिसके पास S-400 मिसाइल होगी वो F-35 प्लेन को रखेगा तो इसके जो सीक्रेट्स हैं वो ले सकता है, और यूएस अपना जो एंटी डिफेंस सिस्टम है उसको डेवलप कर सकता है, ताकि F-35 को टारगेट किया जा सके। लेकिन उसके ऊपर कुछ और भी इश्यूज हैं, क्योंकि पहली बात, ये विमान काफी महंगा है। दूसरी बात, इस विमान की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि 1 घंटा अगर विमान को उड़ाया जाता है तो उसके ऊपर $36,000 लगते हैं। इतना महंगा कोई और प्लेन नहीं है। तो इंडिया इसके ऊपर कंसर्न भी है। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास इस टाइम पे 31 स्क्वाड्रन है, और इंडिया को जरूरत था 42 स्क्वाड्रन की। और हमारे जो प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे AMCA जिसके अंदर तेजा 1A बनाना था, वो डिले हो गया है। और तेजा जो पार्ट 2 बनना, तेजा 2 बनना था, वो भी डिले हो गया, क्योंकि हमको एक तो इंजन नहीं मिल रहे जो यूएस की GE कंपनी ने हमको देने थे, और दूसरी बात है कि हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है, और अगले 2 साल के अंदर, यानी कि 2026 तक हमको हमारे जो MiG-21 फाइटर जेट्स हैं, 2 स्क्वाड्रन हैं, वो डिकम्पोज हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, और 2035 तक हमारे कुछ और प्लेन्स वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारी जो स्ट्रेंथ बचेगी वो बचेगी 25 स्क्वाड्रन की। और पाकिस्तान के पास भी 25 स्क्वाड्रन है। साथ में पाकिस्तान चाइना से 40 प्लेन ले रहा है, साथ में पाकिस्तान टर्की से भी प्लेन ले रहा है, और दोनों 5th जनरेशन के प्लेन है। तो इंडिया को चिंता है कि इसके साथ कैसे कोप करे। एक तो तेजा डिले हो गए, दूसरी तरफ जो हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने 114 फाइटर जेट बनाने थे इंडिया के अंदर, वो प्रोग्राम डिले हो गया बहुत से रीजंस के ऊपर। तो इंडिया इनको फास्ट ट्रैक कर रहा है और कोशिश कर रहा है कैसे बेस्ट प्लेन लिए जाए। तो F-35 की जो ऑफर थी वो इंडिया को एक्सेप्ट लगी, इंडिया को लगी अच्छी ऑफर है। और इंडिया दूसरी तरफ कोशिश कर रहा था कि 114 फाइटर जेट Su-57 जो रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है उनको भी ले ले। और रशिया ने वैसे भी हमको एश्योर किया कि अगर आप Su-57 फाइटर जेट लोगे तो हम
इसका जो काम है यानी का मैन्युफैक्चरिंग का काम है इंडिया के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि पहले रशिया ने इंडिया को Su-30 MKI फाइटर जेट्स दिए थे जो महाराष्ट्र के अंदर बने थे, वहां पे इनका अपग्रेडेशन हुआ था। तो रशिया ने कहा कि जो Su-57 है उसी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं, उनको भी वहां बनाया जा सकता है और हम इसकी प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे खर्चा कम पड़ेगा क्योंकि हमको इसके ऊपर जो भी सामान बाहर से लेके आना बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इंडिया को ऑफर अच्छी भी लग रही थी। तो सर, लेकिन भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो क्या भारत के पास इतना बजट है कि F-35 विमान हमारा भारत अफोर्ड कर सकता है? देखिए, मेन पहली बात क्या है कि हमारे जब इकोनॉमी भी नहीं थी, 1960 की बात कीजिएगा तो हमने उस टाइम पे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था, अपना साइज देख के, अपना सब कुछ देख करके। हम अगर अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर सकते तो हमारे पैसे क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी क्या करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी, उसको डिफेंस करना, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ 3343 किलोमीटर का, साथ में चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, बहुत लंबा बॉर्डर है, वो भी लगता है 4057 किलोमीटर का, और साथ में बांग्लादेश उसके साथ बॉर्डर लगता है 4097 किलोमीटर का, और तीसरी तरफ म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है 1493 किलोमीटर का। और सारी कंट्रियों के अंदर यहाँ तो मिलिटेंसी है, यहाँ पे हमारे रिलेशन खराब है। चौथी बात कि हमारा जो कोस्ट लाइन है वो है 7516 किलोमीटर की, उसको भी डिफेंड करना है, इंडियन ओशन को डिफेंड करना है, साथ में हमारे पास 1100 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, वो भी हमारा एक समझिए कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है, उनको भी डिफेंड करना है। तो हमको नेवी बड़ी चाहिए, एयरफोर्स भी बड़ी चाहिए, हमको जो अपनी आर्मी है वो भी बड़ी चाहिए। तो सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है, अगर हमने 1960 में अपना पूरा तैयारी की होती तो हम कभी चाइना से मार नहीं खाते 1962 वार के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। हमारी डिफेंस हमारी प्रायोरिटी है, हमको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए इंडिया को सब चीजों की जरूरत है। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि जो F-35 फाइटर जेट है, इसके ऊपर जर्मनी ने कंसेप्ट दिखाया। जर्मनी ने कहा कि इसको कभी भी यूएस ब्लॉक कर सकता है, यानी कि यहाँ पे इमरजेंसी क्लिप है वो लगा देता है, उससे ये जेट इन ऑपरेशन हो जाते हैं। इसलिए इंडिया ने सोचा कि जब तक हमारी बाकी चीजें यूएस नहीं मानेगा या इमरजेंसी स्विच लगाएगा तो हम उससे ये जेट नहीं लेंगे। लेकिन अब इंडिया ये सोच रहा है कि वो अपने जो जेट्स हैं वो ले यूएस रशिया से। Su-57 114 जेट इंडिया लेना चाहता है, और साथ में कुछ और ऑप्शन भी देखेगा इंडिया अपना, जैसे तेजस 1A और तेजस 2, इनकी प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट करे। क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आ रही थी तेजा 2 में वो थी इंजन्स की, जो जीई हमको सप्लाई नहीं कर रहा, यानी कि जो अमेरिकन कंपनी सप्लाई नहीं कर रही। तो इस टाइम इंडिया ने रशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया है कि उनके इंजन जो हमारे बाकी प्लेस में लगे हैं उन्हीं को यूज करें, और रशिया ने भी हमको ऑफर कर दिया है कि वो अपने इंजन इंडिया के अंदर बनाने को तैयार है। दूसरी तरफ फ्रांस की जो सैफ्रन कंपनी है उसने भी ओके कर दिया कि वो इंजन इंडिया के अंदर बना सकता है विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो हम दूसरी ऑप्शंस भी देख रहे हैं, रशिया और इवन फ्रांस की। लेकिन खबरों का मानना है कि भारत को अगर F-35 विमान दिया जाता है उसमें से कई फीचर्स हटा दिए जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या क्या एडवांटेज है, इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है? देखिए मेन हमको कंसर्न मेन हमको कंसर्न क्या है कि अगर हम कोई प्लेन लेते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, तो हम अपनी मिसाइल लगाते हैं, अपना रडार लगाना पसंद करते हैं। जो F-35 है इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ मिसाइल हम यूएसए, देखिए मैं ये नहीं जानता, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा, सबसे फास्टेस्ट है, और ये हमें सूट करता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये टेस्टेड फाइटर जेट है। आप अगर रशिया के Su-57 की बात करें तो वो टेस्टेड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमको प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास सिर्फ इस टाइम पे 31 स्क्वाड्रन है, और वो भी अगर कम हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरे चाइना के पास 2000 फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास भी 500 के आसपास के फाइटर जेट हैं, और पाकिस्तान अपने आप को और ज्यादा प्रॉपअप कर रहा है। फिर एक बांग्लादेश खड़ा हो गया हमारे सामने प्रॉब्लम लेकर के, उसने टर्किश TB2 ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया बॉर्डर के ऊपर। तो इंडिया को चिंता है, इंडिया को कंसर्न है, और इसीलिए हमको चीजें तो चाहिए, लेकिन हम एग्रीमेंट वही करेंगे जो हमको सूट करेगा। हम कोई ट्रंप के प्रेशर में नहीं आने वाले। देखिए हमने जब S-400 मिसाइल ली थी उस टाइम पे ट्रंप थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमको धमकी दी कि हम तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया ने कहा देखो भाई हमारी तो जरूरत है, हम तो लेंगे, हमको अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, हम तो लेंगे S-400 मिसाइल। उसके बाद ट्रंप को झुकना पड़ा, और आज ट्रंप अगर हमको धमकी भी देगा तो ट्रंप को झुकना पड़ेगा अगर हम उसके सामने सख्ती से खड़े रहेंगे। देखिए जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे तो ट्रंप ने कहा था मेरी जो पॉलिसी है वो है अमेरिका फर्स्ट,
तो पीएम मोदी ने उसी टाइम उनसे कह दिया था कि हमारी प्रायोरिटी है इंडिया फर्स्ट और हम चाहते हैं कि ग्लोबल फर्स्ट की हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इससे हमारा मानना है जो कि भारत के जो संबंध है उसमें मजबूती मिल जाएगी। देखिए मजबूती क्या है, मेन होता है कि ट्रंप ने एक और बात की है कि मोदी इज ए वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब अपनी डिस्कशन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, इसीलिए पुतिन हमको सपोर्ट कर रहा है। पुतिन कहता है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ट्रंप को भी लाइन पे आना पड़ेगा। हम कोई उससे इनजेन्युइन डिमांड नहीं कर रहे यूएस से, हम उनसे जेन्युइन बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास 60% इक्विपमेंट इस टाइम पे रशियन ओरिजिन के हैं और हम यूएस के ऊपर डिपेंड, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट भी है और रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा भी रहा है हर एक टाइम में। आप 1965 का वार ले लीजिए, आप 1971 का वार ले लीजिएगा, कारगिल वार ले लीजिएगा, या उसके बाद जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी तो रशिया ने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन यूएस ने हमको हर एक बार धोखा दिया। तो इसलिए हम यूएस से बिजनेस करेंगे, लेकिन ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। हम उसके तो किसी ट्रैक में नहीं आएंगे। मांगे हैं भारत देखिए की क्या मांगे हैं? देखिए भारत बेसिकली, भारत को बहुत सी चीजें चाहिए इस टाइम पे भी। वर्ड क्यों भारत के पास आ रहा है? क्योंकि हमको बहुत डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए जो अमेरिका देने को तैयार भी है। और ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया रशिया से इक्विपमेंट ना ले बल्कि हमारे से ले, क्योंकि वो अपने इक्विपमेंट भेजना चाहते हैं। देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनकी क्या इकोनॉमी है? इनकी इकोनॉमी पहले तो डिपेंड करती है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तभी तो फ्रांस हमको सपोर्ट करता है, तभी तो यूएस यूके हमें सपोर्ट करता है, तभी तो जर्मनी हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार होता है, क्योंकि हमको चीजें चाहिए भी और हम उनको यूज भी कर सकते हैं, हम इंपोर्ट भी करेंगे, पैसा भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तो कोई बिजनेस करना नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान एक तो पैसा नहीं दे पाएगा और इंडिया पैसा भी देगा। अब हमारे पास इस टाइम पे रिजर्व है $700 बिलियन के, और हम पैसा भी दे सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और हम पूरे वर्ल्ड के साथ हाथ मिलाकर चल भी सकते हैं। आज आप देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर विजिट की और साथ में उनसे कहा कि हम इंडिया के साथ एफटीए का एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इंडिया भी चाहता है, यूएई के साथ हमने एफटीए का एग्रीमेंट साइन कर दिया, हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इवन रशिया हमारे साथ एफटीए का बिजनेस करके बहुत ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। तो सब कंट्रियों के साथ, सब कंट्रियां इंडिया की तरफ देख रही हैं हमारी इकोनॉमी को देख करके। आज इंडिया वर्ल्ड की 5वीं बेस्ट इकोनॉमी है और बहुत जल्दी चौथी बन जाएगी जर्मनी को टॉपल करके। तो इंडिया की जो देखिए आज क्या है कि जो देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जो बिजनेस होता था पैसे नहीं चलते थे, ट्रेड चलती थी चीजों के ऊपर। जैसे काली मिर्च यहाँ से ले गए तो हमें कुछ सामान दे गए। आज पैसे तो चलते हैं लेकिन चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है। जो हमारी मतलब की चीजें हम लेंगे, जो उनके मतलब की चीजें वो देंगे। जैसे बहुत सी कंट्रीज को हम राइस, आटा, दाल, चावल सप्लाई करते हैं और बहुत सी कंट्री से हम दाल को इंपोर्ट भी करते हैं। अफ्रीका के अंदर जो उड़द की दाल है वो इंपोर्ट करते हैं। हमने वह पैसे दिए थे कि आप दाल उगाओ, हमें भेजो। इंडिया को जरूरत पड़ती है इस टाइम पे ऑयल की, वो भी इंडिया ले रहा है। रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगाती तो तब भी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा और आज भी खरीदेगा। लेकिन खबरों का ये मानना है कि जर्मनी को 2026 तक F-35 विमान दे दिया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए जर्मनी को दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्मनी को हमारे लिए थ्रेट नहीं है। लेकिन जर्मनी के साथ दिक्कत यह है कि जर्मनी को लगता है कि F-35 विमान के अंदर कुछ स्विच लगा हुआ है जिसको यूएस कंट्रोल कर सकता है। और यही बात हमें की थी रशिया ने कहा था कि F-35 विमान यूएस से खरीदोगे तो वो आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, क्योंकि अमेरिका कहता है कि अगर हम आपको F-35 विमान देंगे तो हम उसका इंस्पेक्शन भी करेंगे ताकि इसको कोई रशियन ना यूज कर ले। लेकिन जब डील होगी तो देखा जाएगा कैसी डील होती है और हम सोच समझ के डील करेंगे। ये तो है नहीं कि यूएस हमको ऑफर कर दे। प्रभाव पड़ेगा। आपने सिक्योरिटी की बात की, किन तरह की सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा? देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे लैंड का एरिया बहुत ज्यादा है। हमारा बॉर्डर के आसपास सारी की सारी जो कंट्री है, ज्यादातर कंट्री हमारी ऑफेंसिव कंट्री है। पहले लोग कहते थे पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 है, लेकिन आज चाइना एनिमी नंबर 1 माना जाता है। चाइना सिर्फ हमको बॉर्डर पे तंग नहीं कर रहा, चाइना इवन हमारे सी के अंदर हमको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सारी की सारी जो चाइनीज स्टेट पास करती है इंडियन ओशन से पास करती है, 80% चाइनीज स्टेट पास करती है इंडियन ओशन से, और मलक्का स्टेट से जाकर के साउथ चाइना सी में चली जाती है। तो चाइना इंडिया को घेरने के चक्कर में भी था सी के अंदर। इसीलिए इंडिया ने एक और प्लान किया, बहुत बड़ा प्लान है, यानी कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास भी 2 हैं, चाइना 3rd बना रहा है, लेकिन इंडिया भी 3rd बनाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे। साथ में चाइना के पास 70 सबमरीन है, हमारे पास 18 है, और इंडिया ने एक बहुत बड़ा बजट रखा है इस टाइम पे $31 बिलियन का
जिसके अंदर 25 सबमरीन बनाई जाएंगी इंडिया के लिए, इंडियन नेवी के लिए, और इंडिया अपनी नेवल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रहा है चाइना को देखते हुए, और दूसरे पाकिस्तान को से भी हमें खतरा है, लेकिन मेन खतरा इस टाइम पे इंडिया को है चाइना की तरफ से। तो किन किन नेबर्स को देगी? जैसे अभी आपने बात की इंडिया कुछ नेबर्स को शेयर करेगी, तो उनमें कौन कौन से देश शामिल है? नहीं, शेयर तो कुछ नहीं करेंगे, शेयर क्या करेंगे हम, मतलब मेन हमें जो रिस्क है इन दोनों कंट्री से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्री है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर देता है, एयरक्राफ्ट देता है, साथ में पाकिस्तान को वो दे रहा है हैंगोर क्लास 8 हैंगोर क्लास सबमरीन, ताकि इंडिया को दोनों तरफ से घेरा जा सके। तो इंडिया को इस पे दोनों तरफ से तैयारी करनी पड़ती है टू फ्रंट वॉर की। जो हमको 42 पैटर्न चाहिए अपनी एयरफोर्स की, वो इसलिए चाहिए कि हमारे पास टू फ्रंट वॉर की तैयारी हो। F-35 जो भारत ले रहा है ये विमान, इनमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा भारत को? देखिए, लेने की बात अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ हम इनिशियल बात कर रहे हैं जी। अगर अमेरिका हमारी बात मानता है, पहले जो स्विच की बात हुई है, जो जर्मनी उठाई है, उस पर हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए। दूसरी बात है कि अमेरिका की क्या कंडीशन है, क्योंकि उसने टर्की को मना कर दिया था कि तुम्हारे पास S-400 मिसाइल है तो हमको F-35 नहीं देंगे। अगर अमेरिका इस कंडीशन को वेव करता है तभी हम लेंगे, या कहां पे उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। देखिए, जो हमारी S-400 मिसाइल है वो लगेंगी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ या चाइना के बॉर्डर की तरफ। हमने 5 बैटरी ली है S-400 मिसाइल की, लेकिन ख्याल रख सकते हैं, कैसे ख्याल रखा जाए, अगर अमेरिकन प्लेन्स को लेंगे तो कहां उनको रखा जाए, कहां डिप्लॉय किया जाए, ताकि अमेरिका को ऑब्जेक्शन ना हो। लेकिन हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए जो सामान चाहिए वो तुम लेंगे, और अगर अमेरिका को ऑब्जेक्शन होगी तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है। लेकिन इस टाइप पे इंडिया की पोजीशन थोड़ी खराब है, टाइट पोजीशन है एयरक्राफ्ट को लेकर के, क्योंकि उसके अपने प्रोजेक्ट डिले हो गए। आपने किल स्विच की बात की, तो ये किल स्विच क्या है? देखिए, किल स्विच है कि इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है अमेरिका का। अच्छा। उसको अगर ऑफ कर देगा तो हमारा प्लेन एक खिलौना बनकर रह जाएगा, हम उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसी चीज की हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी अमेरिका से कि क्या वो किल स्विच लगाएगा, क्या इसको हटाएगा। और दूसरी बात है कि क्या अगर हमारे पास S-400 मिसाइल है तो अमेरिका हमको एक प्लेन देगा तो किस कंडीशन पे देगा। बाकी हमारे पास कोई इशू नहीं है, हम प्लेन ले सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री की जो डिफेंस है हमारे लिए बहुत प्रायर है, पहली प्रायोरिटी हमारे लिए। और अगर भविष्य में भारत F-35 विमान ले लेता है तो जो भी पड़ोसी देश है, इसमें भारत का उन लोगों के साथ क्या संबंध पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर हमारे पास बेस्ट प्लेन होंगे तो हम पाकिस्तान को चैलेंज कर सकेंगे जी। क्योंकि F-35 पाकिस्तान के किसी रडार पे नहीं आएगा, एक तो ये फायदा है। और दूसरी बात, हमारे पास बहुत से मिसाइल्स हैं, जैसे हमने रशिया से R-37M मिसाइल ली है, एयर टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल की रेंज है 350 से 400 किलोमीटर की। तो ये मतलब अपने बॉर्डर, हमको बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के प्लेन या चाइना के प्लेन को हम गिरा सकते हैं। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान डिस्टर्ब्ड है। इवन रशिया ने हमको कहा है कि अगर आप Su-57 फाइटर जेट लोगे तो हम आपको R-37M मिसाइल देंगे, और हम उसे ले भी सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिस्टम पे सारी ऑप्शन है कौन कौन से फाइटर जेट लेने हैं, क्या क्या करना है। और हमारे पास सिस्टम पे टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो गए। जब कांग्रेस का टाइम था तो 10 साल तक कोई काम नहीं किया गया। मोदी के आने के बाद मोदी ने जो पहला काम किया वो 2016 में फ्रांस से 36 फाइटर जेट खरीदे, 2 स्क्वाड्रन थी। उसके बाद इंडिया ने सोचा कि हमारा अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तेजस का, लेकिन वो डिले हो गया। और इंडिया का इवन जो प्रोग्राम था फाइटर जेट खरीदने का 114, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस होती रही। लेकिन अब इंडिया ने सोच लिया कि हमको प्लेन तो खरीदने हैं तो जल्दी से जल्दी खरीदेंगे, चाहे हम यूएस से खरीदें, लेकिन हम मेन डील करेंगे रशिया के साथ, उनके Su-57 फाइटर जेट की। लेकिन F-35 की क्या विशेषताएं हैं इस प्लेन की? देखिए, प्लेन बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, 5th जनरेशन का प्लेन है, रडार इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मेन तो ये चीज है। और अगर ये प्लेन पाकिस्तान के अंदर घुस गया तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि प्लेन कब आया, कब मार के चला गया। एयर टू एयर तो ठीक है, हमारे पास बाकी दूसरे मिसाइल्स भी हैं। हमने कुछ मिसाइल खरीदी हैं आप फ्रांस से, जिनकी बहुत लंबी रेंज है, मतलब एयर टू ग्राउंड मिसाइल है हमारे पास। तो हमने खुद भी बहुत सी चीजें डेवलप की है। तो मेन ये है कि 5th जनरेशन की क्या जरूरत पड़ती है आजकल, क्योंकि 5th जनरेशन प्लेन अगर आपके बॉर्डर के अंदर घुसेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वही हमको चाहिए। मतलब हमारा प्लेन आपको स्ट्राइक करके वापस आ जाए और आप बैठे देखते रहे कौन मार के चला गया, कौन चला गया।
इस विमान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता कितनी है? देखिए बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। और इस प्लेन को जो लेटेस्ट यूज किया वो किया इजराइल ने ईरान के खिलाफ, और इजराइल ने भी कहा ये प्लेन ले लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी किसी यूरोपियन कंट्री की लड़ाई इनके आपस में कोई फाइट नहीं हुई, लेकिन ईरान के अंदर F-35 फाइटर जेट को टेस्ट किया जा चुका है ईरान के ऊपर। तो इसलिए माना जाता है कि बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। ऐसे देखा जाए तो हमारे सुकोई हमने लिए हैं जो रशिया से लिए हैं, वो भी यूज नहीं किए गए। ये जरूर यूज किए गए रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन बाकी किसी कंट्री ने तो यूज नहीं किया इस प्लेन को। जी नहीं। लेकिन उसके ऊपर इक्विपमेंट इंडिया ने अपनी चॉइस से लगाया, जो उसको मिसाइल चाहिए, जो रडार चाहिए, वो अपनी मर्जी से लगाया। इंडिया जो भी सामान खरीदता है उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से लेता है। ये नहीं कि जो सामान आ गया ले लिया उसको रख लिया, हम पूरा टेस्ट करके रखते हैं। अगर इंडिया किसी के साथ बिजनेस करता है, जैसे हमने रफाल खरीदे, तो वो उसके बाद इन रफाल को यूएई ने भी खरीदा, इवन इजिप्ट ने खरीदा। और क्योंकि इंडिया को सब देखते हैं, इंडिया की बड़ी आर्मी है, इंडिया की बड़ी एयरफोर्स है, इंडिया की बहुत बड़ी नेवी है। अगर इंडिया के साथ डील करता है तो सब सोचते हैं कि इंडिया ने जो डील की होगी अच्छी डील की होगी, इसलिए इंडिया के कुछ सब बात करके इंडिया को अपना सामान बेचना चाहते हैं। जी, क्या F-35 विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है? बिल्कुल पूरा कर सकता है। देखिए पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 5th जनरेशन फाइटर जेट की बेस्ट, और बेस्ट यही है। बाकी अभी Su-57 को तो किसी ने यूज नहीं किया, किसी ने देखा नहीं उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी, लेकिन वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इवन तेजस बनने की हमको जरूरत है, फिर तेजस MK2 जब बनेंगे वो भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, लेकिन उसको बनने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तेजस MK2 यानी कि 2035 तक आएगा, हमारी एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। तो इसलिए इंडिया को जरूरत है, और इंडिया इस टाइम पे लेगा भी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो है यूएस, रशिया और चाइना। लेकिन चाइना के सामान की किसी को गारंटी भी नहीं है, पाकिस्तान को दे रहा है, क्या कर सकता है क्या नहीं, और हमको चाइना देगा भी नहीं, हम चाइना से सामान लेंगे भी नहीं। तो हमारे पास इस टाइम पे जो ऑप्शन है वो सिर्फ 3 कंट्री की है, रशिया, यूएस, फ्रांस। वैसे तो यूरो फाइटर उन्होंने भी इंडिया को ऑफर किया, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम यूरो की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक तो रशियन फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पायलट्स को उनकी पूरे एक्लेमेटाइज हैं। उसके साथ में हमारे पास फ्रांस के मिग 2000 थे, फिर फ्रांस के रफाल फाइटर जेट है हमारे पास, फिर रफाल हम अभी 26 रफाल M फाइटर जेट अपनी नेवी के लिए खरीद रहे हैं। तो इंडिया मेनली कंसर्न करना चाहेगा फ्रांस और रशिया की तरफ, लेकिन यूएस का जो फाइटर जेट है बेस्ट है, इसलिए इंडिया यूएस के फाइटर जेट को रखना भी चाहेगा। और दूसरी बात है कि जब हम किससे डिफेंस की डील करते हैं तो हमारी एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी डेवलप होता है उस कंट्री के साथ। तो इंडिया यूएस के साथ अच्छे रिलेशन भी मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया अगर आज वर्ल्ड के अंदर गुंडा है तो सिर्फ यूएस है, उसको भी हम प्लीज करना चाहेंगे, लेकिन किसी को प्लीज करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर भविष्य में भारत को ये विमान मिल जाता है तो इसको राजनीतिक और कूटनीतिक का किन तरह का सामना करना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जब हमने फ्रांस से मिराज 2000 खरीदा था 1980s में, तो उस टाइम के हमको ऑफर किया गया था कि आप 12 फाइटर जेट खरीदिए फ्रांस से, और फ्रांस आपको इंटरनेशनल सपोर्ट देगा। तब से फ्रांस, क्योंकि फ्रांस एक तो परमानेंट मेंबर है यूएन का, तब से फ्रांस हमको सपोर्ट दे रहा है, और फ्रांस हमको हर एक इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट दे रहा है। जब हमने बम ब्लास्ट किए थे 1974 में, उसके बाद जब 1998 में वाजपेयी के टाइम हमने बम ब्लास्ट किए, वो जब न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया था, तो तब यूएस हम पे सैंक्शन लगाना चाह रहा था, लेकिन रशिया और फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया, और फ्रांस और रशिया तब से आज तक इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चीज है, बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे पीएम मोदी फ्रांस और रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो फ्रांस किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? फ्रांस आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, यूएन के अंदर सपोर्ट दे रहा है। अगर आपके खिलाफ कोई मूवमेंट चलती है तो फ्रांस हमारे साथ खड़ा होता है। और जब पीएम मोदी के विजिट करते हैं तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन किस तरीके से उनको गले लगाते हैं, तो इसी टाइप की सपोर्ट होती है वर्ल्ड के अंदर। जी, और जैसे अगर भविष्य में भारत F-35 विमान खरीदने की ओर आगे बढ़ाता है तो भारत को किन चीजों में एहतियात बरतना चाहिए? देखिए ये तो हमारी एयरफोर्स देखेगी, लड़ाई होगी तो हमको यूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छे हैं, बेस्ट इक्विपमेंट है, तो आपको कोई अटैक भी नहीं करेगा। अगर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो कोई भी आपको धक्का मार के चला जाएगा। तो देखिए ये जो इक्विपमेंट होते हैं आपकी कंट्री के स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी कंट्री की रेपुटेशन को दिखाते हैं कि आपके पास तो F-35 है, आपके पास तो S-400 मिसाइल है, तो इंडिया से हम पंगा क्यों ले। लेकिन सबकी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे हमको आज जरूरत है ड्रोन्स की, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की, उसके ऊपर भी इंडिया देख रहा है।
तो किस तरह से देख रहा है, जो आपने बताया कि हमें जरूरत पड़ रही है, तो किस तरह की तैयारियां की जा रही है अंदर से? देखिए, इसलिए कि इस टाइम पे एक तो रशिया यूक्रेन वार चला, यहाँ पे ड्रोन्स को यूज किया गया जी और बड़े इंपॉर्टेंट लगे। उसके जी साथ साथ इसराइल हमास वार चला, वहां पे भी ड्रोन्स को यूज किया गया। उससे पहले काराबाख युद्ध हुआ था अर्मेनिया और जी अजरबैजान के बीच में। अर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, अर्मेनिया की आर्मी स्ट्रांग थी, उनकी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग थी इन कंपैरिजन टू अजरबैजान, लेकिन वो तब भी वार हार गया क्योंकि उनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं थे और टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन्स दिए थे और उनकी जो वेपन्स थे या उनके टैग से उनको उनके ड्रोन मार के चले गए और अर्मेनिया कुछ नहीं कर सका। तो इंडिया सब चीजों को देख रहा है कि हमको ड्रोन भी चाहिए, हमको एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए, हमको डिफेंस सिस्टम भी चाहिए, हमको प्लेन्स भी चाहिए, हमको सबमरीन भी चाहिए, हमको एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, हमको टैंक्स भी चाहिए, हमको बाकी इक्विपमेंट भी चाहिए, एंटी टैंक सिस्टम भी चाहिए और डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। और भारत ये विमान लेता है तो भारत के इकोनॉमी बजट पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये चीजें हमारी जरूरत की चीजें हैं। आप अपने घर पे ताला नहीं लगाएंगे तो चोर आपके घर में घुस जाएंगे। तो ये सब चीजें देख के चलनी पड़ती है। पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उसने कहा जी हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे, जबकि उसको कहीं से खतरा नहीं था। हमको अपनी कंट्री को सेव करना है क्योंकि हमारी कंट्री के ऊपर 4 बार अटैक हो चुका है। 1962 में चाइना ने अटैक किया था, फिर 2020 में चाइना की फोर्सेस हमारे बॉर्डर पे खड़ी हो गई थी और जब हमने फोर्सेस लगा दी तो चाइना ने कहा हमारी पीएलए को तोड़ के दिखाओ। हमने कहा हमें तो पीएलए तोड़नी नहीं है आपकी, अगर आप में हिम्मत है तो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के दिखाओ। तो चाइना की हिम्मत नहीं पड़ी। जब डोकलाम हुआ था तो हमारी फोर्सेस खड़ी हो गई थी उनके सामने। अगर डोकलाम पे चाइनीज फोर्सेस सड़क बना लेती तो हमारा चिकन ने खतरे पड़ जाता, लेकिन हमने डोकलाम के ऊपर अपनी जो फोर्सेस को खड़ा किया तो चाइना को वहां पे 73 डेज के बाद अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा। और इसी तरीके से जो आपका स्टैंड अप चल रहा था बॉर्डर पे, उसको चाइना को 4 साल के बाद खत्म करना पड़ा क्योंकि हमारी फोर्सेस को हटाया नहीं और चाइना को समझ में आ गया कि इंडिया से पंगा लेना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। और इंडिया को उस टाइम पे यूएस ने ऑफर भी किया था कि हमारे B-52 बॉम्बर्स ले लो। इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि इंडिया चाइना से वार नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया किसी तरीके से यूएस की मदद लेकर के चाइना पे अटैक भी नहीं करना चाहेगा। हम क्यों लड़े, हमें क्या जरूरत है? हमको तो अपनी इकोनॉमी देखनी है, बिजनेस देखना है, अपने लोगों का भला देखना है। हम कोई जेलस की तो है नहीं कि अपने देश का सत्यानाश कर लेंगे और तमाशा देखेगी दुनिया। बिल्कुल। और F-35 विमान की खरीद के से भारत की सुरक्षा स्थिति में क्या बदलाव आएगा? हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। पहली बात तो हमारे पास बेस्ट प्लेन्स होंगे। अगर आपके पास बेस्ट प्लेन है तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। 36 प्लेन लेने की तैयारी चल रही थी इंडिया की। देखते हैं डील फाइनल होती है कि नहीं होती, लेकिन 36 प्लेन बेस्ट वर्ल्ड के होंगे तो वो कोई भी प्लेन उनके सामने खड़ा नहीं होगा और अपनी मर्जी से हम कंट्री के अंदर घुस करके मार के वापस आ जाएंगे। जैसे मेरा एक आखिरी सवाल है, 1947 के बाद भारत ने कई युद्ध झेले हैं, इनमें से क्या सीखा है और अब युद्ध किस तरह से बदल गया है? क्योंकि मशीनी युग आ गया है, ऐसे में रॉ कितने अपडेट हैं? इससे निपटने के लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, रॉ का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे अपनी इंटेलिजेंस का रोल है, तो रॉ इनको ब्रीफ करता रहता है। कोई बॉर्डर पे डेवलपमेंट है तो उसको ब्रीफ करता है। अगर कोई चाइना की तरफ से होता है तो रॉ उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे पाता है क्योंकि हमारे पास सिस्टम लगे हुए, हमारे पास है, हम पता लगा सकते हैं कि क्या कर रहा है और गवर्नमेंट को वार्न कर देते हैं। गवर्नमेंट उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेती है। अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इस तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है तो वो भी देख सकते हैं। जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो तो इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्रांग हो जाती है, गवर्नमेंट कमजोर हो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सुनती नहीं और गवर्नमेंट को पता है कि हमारी सुनेंगे नहीं और पता है एजेंसीज को कि हमारी सुनेंगे नहीं, तो वो भी रिलैक्स करने लग जाती हैं। इवन हमारी आर्मी इसी तरीके से बिहेव करती है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तानी हमारी कंट्री के अंदर हमारे आर्मी के लोगों के सिर और प्राइवेट पार्ट्स काट के चले जाते थे, हम देखते रहते थे क्योंकि आर्मी को ऑर्डर नहीं थे। इवन चाइना हमारे एरिया में घुस जाता था, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एरिया में घुस करके 20-25 दिन तक बैठ जाते थे, चले जाते थे। लेकिन अब अगर चाइना हमारे एरिया में घुसता है तो हमारी आर्मी को ऑर्डर है कि शूट एट साइट और वो भाग जाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान हिम्मत नहीं है इंडिया के अंदर देखने की। तो बेसिकली एजेंसीज का काम यही होता है कि गवर्नमेंट को बताएं, फॉरवर्ड करें सिचुएशन का, और गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है कि उसके ऊपर देखें क्या एक्शन लेना चाहिए उनको। आपके अनुभव से भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज के समय में? देखिए, चुनौतियां तो सब तरफ है और चुनौतियां आज कोई चुनौती खत्म नहीं होते, चुनौती तो चेंज होती रहती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है। हमारे पास इस टाइम पे बहुत चीजों की कमी है।
जैसे हमारे पास जो सबसे ज्यादा चुनौती आ रही वो आ रही चाइना की तरफ से। 2008 से पहले इंडिया मानता था कि पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 है, लेकिन 2008 के बाद इंडिया ने मान लिया कि पाकिस्तान नहीं, चाइना एनिमी नंबर 1 है। चाइना अब नेवी एक्सपेंड कर रहा है। चाइना के पास 70 सबमरीन है, चाइना के पास सबसे बड़ी नेवी है, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और चाइना 2035 तक 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है। वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए कि कैसे, अगर उनके पास जैसे उनके पास शिप्स होंगे, नेवीज होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, तो कहाँ घुमाएगा? इंडियन ओशन से पास करेगा ना वो, साउथ चाइना सी से आएगा, इंडियन ओशन के अंदर आएगा, तो हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी उसको काउंटर करने के लिए। आप आपके अनुभव से आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, पीढ़ियों के लिए मैसेज ये है कि यहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट हो जो अच्छे तरीके से कंट्री को चला सके। बहुत से प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन 2 प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के अंदर बेस्ट हैं। एक थे इंदिरा गांधी, जिसने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट देखा। मैं इमरजेंसी लगाने की बात नहीं कर रहा, वो तो उस टाइम पे डीप स्टेट उनको टारगेट कर रही थी। दूसरे पीएम मोदी, जैसे उन्होंने कंट्री को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 में, क्या कोई आज कर सकता है? पीएम मोदी ने कंट्री को अच्छे से डिफेंड करके रखा हुआ, अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करके रखा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके रखा, इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड के अंदर बढ़ा के रखी है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा होगा या लीडर अच्छा होगा, तो तब आप सारी चीजों में प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कंट्री के अंदर विजनरी प्राइम मिनिस्टर। अगर आज राहुल गांधी को बिठा दे तो देश का भट्ठा बैठ जाएगा। केजरीवाल जैसे दिल्ली के अंदर बैठ करके भट्ठा फिटा गए दिल्ली का, तो क्या इनसे एक्सपेक्ट करोगे? लेकिन बहुत से लोग ऐसे आए जो पीएम की गद्दी पे बैठे, देश को लुटवा दिया उन्होंने। एक पीएम तो हमारी कंट्री का सोर्स बना हुआ था रशिया का। जी, तो बहुत सी चीजें हैं। जी, तो देश की सुरक्षा में किस तरह से सुधार किए जाना चाहिए? तो सुधार तो गवर्नमेंट कर ही रही है, इससे बोल के एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे पास कोई होना चाहिए। नहीं, लेटेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास, लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा बना रहे हैं। 18 सबमरीन है, 21 सबमरीन बना रहे हैं। 31 बिलियन डॉलर देके 25 सबमरीन बनाई जा रही है, न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जा रही है। देखिए, सुरक्षा के लिए देश में पीएम मोदी जैसा आदमी नहीं है। जो काम कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं, अच्छे से किया जा रहा है, देश को टाइम डिवोट करते हैं। तो इसको हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? हम इनको सूरज को क्या शीशा दिखाएंगे, क्या रोशनी दिखाएंगे सूरज को? ये तो सूरज है जो देश को चला रहे हैं, जो देश को प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, हमारे देश में कई सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए, तो इसको लेकर आतंकवाद और साइबर हमलों से निपटने के लिए हमारे देश में भविष्य में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जब जरूरत पड़ती है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2015 में म्यांमार के खिलाफ, जब हमारे 32 सैनिकों को मार करके मिलिटेंट चले गए थे म्यांमार के अंदर। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जून 2015 में। फिर जब आपका उरी अटैक हुआ, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, तो हमने तब भी सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद जब बालाकोट, जब आपका पुलवामा अटैक हुआ, तब भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। देखिए, जब जरूरत पड़ती है सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है, और करने के लिए गवर्नमेंट का विजन चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, तभी ये काम हो सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हम अपना इतना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लासिक ओपन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।